नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि यूपीएचएससी 51 में जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो एक बेहतर इंटरव्यू कैसे बोल पाएं, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। और ये बातचीत जो है तर्क और पिछले कुछ फैक्ट फिगर हैं उन पर आधारित होगा, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि ये इंट्रो सबसे बेस्ट है। एक एक करके हम इसको बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी पैनल मेंबर होते हैं जो आप मेन इंटरव्यू देंगे, उसमें पैनल मेंबर को कुछ गाइडलाइन दी जाती है। वो गाइडलाइन होती है कि किसी भी कैंडिडेट को आप 12 से लेकर 27 के बीच में ही देंगे, इससे कम या इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे। ये जो गाइडलाइन होती है इस आधार पर होती है कि 40% टू 90%, यानी कि जो मार्क्स है वो हमें इसी के बीच में देने हैं। इसमें पैनल को एक आज़ादी होती है कि वो इससे कम या ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त होती है कि उन्होंने 12 से कम क्यों दिया या 27 से ज़्यादा क्यों दिया, इसके लिए उन्हें एक लिखित में उत्तर देना होता है कि इन कारणों से इतनी ज़्यादा बड़ी गलती हमें कैंडिडेट में दिखी जिससे हम इसे 12 से कम दिए हैं, या ये विशेष योग्यता हमें दिख गया जो कि 27 से ज़्यादा हमने दिया। ये बस एक कह सकते हैं कि उनका अधिकार है, लेकिन अभी तक किसी भी पैनल मेंबर ने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी भी कैंडिडेट को ना तो 12 से कम दिया गया है और ना ही 27 से ज़्यादा दिया गया है। 27 वाले कैंडिडेट आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, 25-26 तो गिनती ही नहीं है कितने लोग हैं। ठीक इसी प्रकार पैनल मेंबर को एक और कह सकते हैं कि रूल्स या कोड कंडक्ट दिए गए हैं। वो ये है कि किसी भी कैंडिडेट से उनकी व्यक्तिगत जानकारी यानी कि पर्सनल डिटेल नहीं पूछा जाएगा। इस बात का कुछ हम तर्क और प्रूफ रखते हैं जिससे ये बात आपको पता चल जाए कि हाँ ये बात सही है। जैसे 2022 में एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जब हुआ था तो वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट से जो इंट्रो पूछने का जो लैंग्वेज था वो इस तरह से था कि आप अपनी पहचान छिपाते हुए अपने बारे में बताइए, या एक्सेप्ट योर पर्सनल डिटेल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये पैनल की खुद के लैंग्वेज हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो रिस्ट्रिक्शन या कोड कंडक्ट है पर्सनल आइडेंटिटी ना पूछने का, वो पूरी तरह से काम कर रहा था। इसलिए आपको ये पूरी आज़ादी है कि आप अपना इंट्रो नहीं बताएंगे। ये सॉरी, जो पर्सनल नेम या डिस्ट्रिक्ट, ये सभी चीज़ें आप स्किप कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एक विकल्प होता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है आपको कि आप डिस्ट्रिक्ट भी एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कुछ प्रश्न जो है फिर से राइज हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि फिर आखिर हम बोले क्या और कहां से शुरू करें। इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं अपनी 10th क्लास से, 10वीं से आप प्रॉपर इस लैंग्वेज को ले सकते हैं, और विशेष कुछ आपके अंदर योग्यता है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो माइनस भी कर सकते हैं। शुरुआत आप जो करेंगे वो 10th क्लास से कि सर मैंने 10वीं कक्षा इस वर्ष इस बोर्ड से पास किया है, 12वीं कक्षा इस बोर्ड से इस ईयर पास किया है, या इस ईयर इस बोर्ड से पास किया है। और इस तरह से जो भी आपकी अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति का मतलब है कि यदि आप रिसर्च कर रहे हैं वर्तमान में तो आप उसको इनपुट कर सकते हैं आखिरी में, या रिसर्च के बाद आप जॉब कर रहे हैं, या फिर बिना रिसर्च आप जॉब कर रहे हैं, जो भी अंतिम स्थिति में है आप वहां तक बोलते हुए जाएंगे। अब यहाँ आपके मस्तिष्क में दो तरह के द्वंद्व उठ सकते हैं। एक तो ये है कि थोड़ा सा अजीब लगता है कि 10वीं से शुरू करें फिर आखिरी तक जाएं, थोड़ा सा अधूरा इंट्रो लगता है, लेकिन सच्चाई यही है और यही हमें बोलना है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, और ये किसी को बुरा लगने वाला नहीं है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर उठेगा वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने एक ही बोर्ड से 10th और 12th दोनों किया है, तो कुछ कैंडिडेट सजेशन ले रहे थे कि सर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर मैंने 10th और 12th दिस बोर्ड से किया है, देन ग्रेजुएशन पीजी दिस बोर्ड से किया है, देन आगे वो बोलते जाएं। इसमें कोई खराबी नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ ज़रूरत और शर्त है। जैसे जो हमारा इंट्रो है ये किसी भी कीमत से 3 मिनट से कम का नहीं होना चाहिए। इसके पीछे कुछ तर्क है, हम उनको समझते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू रूम में, जो आपकी नॉर्मल एंट्री हुई, आप स्टैंड हुए बैठे, जैसे क्या होता है कि पूरे
इंटरव्यू की कुछ प्रक्रिया होती है, जिसमें तीसरे नंबर पर जो है आपका इंट्रो आता है। आज हम ये तीसरा नंबर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात है, इसलिए हम आज इसको पहले नंबर पे बात कर रहे हैं। जब आप चेयर पे बैठ जाते हैं और आपसे इंट्रो बोलने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ दो तीन गतिविधि होने की संभावना होती है। जैसे कि वो इंट्रो कहें, आप बताइए, और उसके बाद जो है वो एक दो प्रश्न देखने लगते हैं कि आखिर कौन सा प्रश्न अभी हम पूछें। ऐसा सामान्यतः कभी कभार हुआ है, तो एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी जो स्थिति ये होती है कि वो इंट्रो पूछ करके और कभी कभी आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं, कोई छोटी बात या ज़रूरी बात ऐसे कुछ हो सकती है। वहाँ पर भी उनके बात करने के दौरान में हमारा इंट्रो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि वो कंटिन्यू फॉर्म में चले। तीसरी जो स्थिति ये बनती है ज़रूरत की, ऐसा एक बार पीजीटी वाले में हुआ था। काफ़ी कम टाइम था, तो बच्चों से अजीबो गरीब इंट्रो हुए थे, मुंह दिखाई टाइप का जो आप कहते हैं उस टाइप में। जैसे कोई कैंडिडेट गया बैठा, उन्होंने कहा कि अपने बारे में आप नॉन स्टॉप 3 मिनट बोल के दिखाइए। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने शब्द होने चाहिए जिससे कि हम 3 मिनट बोल सकें, और अपने बारे में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे आगे का नहीं पता है। ये बहुत बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि अपने आप में खुद गिल्टी फील करेंगे जब आप घर आएंगे। तो एक और बात हुआ था, मतलब 3 मिनट 2 मिनट वाला ये वर्ड बहुत यूज होता है वहाँ पर इंटरव्यू रूम में, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। इसलिए हमारा इंट्रो इतना छोटा नहीं होना चाहिए जो जल्दी ख़त्म हो जाए। अब हम आते हैं अपने उस तर्क पे कि क्या हम 10th और 12th को एक बार और एक ही साथ बता सकते हैं। तो देखिए, ऐसा आप तभी करें जब आगे आपके पास शब्द हो, जहाँ पर आप इसकी डिटेल, जहाँ पर आपको समस्या नहीं है, तो आप ज़्यादा वर्ड है, आपकी विशेषताएं कुछ ज़्यादा हैं। अभी उन विशेषताओं में हम एक उदाहरण लेंगे जो हमारे पास एक कैंडिडेट है उनका, तो जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए। तो आप के पास अगर आगे शब्द नहीं है तो पूरा आप खुल करके यहाँ पर बोलिए कि 10वीं मैंने इस वर्ष और इस बोर्ड से पास किया है, देन 12वीं इस ईयर इस बोर्ड से पास किया है, देन यूनिवर्सिटी दिस ईयर दिस यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएशन दिस ईयर दिस यूनिवर्सिटी, ऐसे करके पीजी, देन रिसर्च, या किसी जॉब में है तो वो कर लीजिए, या कुछ और विशेषता है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। कहाँ करना है इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अभी बाद में आप बात भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा एक आपको समय मिल जाएगा और आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आपके पास इतने शब्द हैं जो जरूरी हैं। रिसर्च वाला जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि दो तरह के रिसर्च के कैंडिडेट होंगे। एक तो ये है कि रिसर्च आपका हो गया है, और एक जो है रिसर्च परसुइंग है। दोनों ही स्थिति में आखिरी में जब अपना रिसर्च और यूनिवर्सिटी का नाम बताएं तो साथ में आप टॉपिक भी बता दीजिए अगर आप उस पर तैयार हैं, ताकि कम से कम आधी इंटरव्यू आप डिसाइड कर सकें कि आपसे क्या पूछा जाएगा। एक कंफ्यूजन मतलब हो सकता है किसी के माइंड में कि यूनिवर्सिटी बताना भी तो एक आइडेंटिटी है। दरअसल ये आइडेंटिटी नहीं माना जाए, आखिर कितना आप छिपाएंगे, यूनिवर्सिटी है और उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं बताते हैं तो भी वो पूछ देते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी से भी रिसर्च कर रहे हैं, फिर वहाँ के वीसी कौन है, कुलपति कौन है, आप किसके अंडर में कर रहे हैं, कितने चैप्टराइजेशन है, जिसके अंडर में कर रहे हैं। कभी कभी क्या उनकी रुचि होती है, आप जानते हैं कि हर कोई अपने विभाग में घुसना चाहता है। अगर वो गोरखपुर से है तो मेरठ में, मेरठ से है तो लखनऊ में, लखनऊ है तो प्रयागराज, प्रयागराज है तो बनारस। डिपार्टमेंट से एक खास रिलेशन होता है, और कई लोगों के फ़ोन पे बातचीत भी होते हैं, उनके दोस्त मित्र भी होते हैं, एक साथ उन्होंने नेट ज़ियारा पीएचडी किया था, ज्वाइनिंग एक साथ हुआ। तो ऐसे कुछ होता है कि उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत, वो जानना चाहते हैं कि बच्चों का क्या माइंड सेट है एक फॉर्मल तरीके में। तो आप इन्हें बता दें तो ज़्यादा ठीक है, नहीं बताएंगे तो आप वो खुद पूछेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, किसके अंडर में कर रहे हैं, देन आपको बताना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि रिसर्च टॉपिक भी आप साथ में रख दीजिए अगर आप उसके लिए तैयार हैं, ताकि आप जो है उस तरह की चीज़ों को बाइफरकेट कर सके वहाँ पे, कि डिसाइड कर सके कि आपका इंटरव्यू इस वे में होना है। ठीक है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक बेहतर इंट्रो के बाद जो है यहाँ पर अब दूसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं कि हॉबी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए।
इसके लिए एक दो तर्क लेंगे जिससे कि आपको एक अनुमान लगेगा। देखिए, मैं एक आइडियल बात बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं। ये फाइनल नहीं होता है, व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार थोड़ा सा अंतर इसमें हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा, जैसे आपके अंदर कुछ विशेष योग्यता है तो आप उसको जोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस पॉइंट को हटाकर ये रख दें तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ये एक आइडियल है जो बहुत ज़्यादा लोगों पर फिट बैठती है, उसे मैं बता रहा हूँ। हॉबी पे आते हैं तो देखिए, हॉबी में दो बातों से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने निर्णय पे जाएंगे। एक तो ये है कि यदि आप से कहा गया कि क्या कोई आपकी हॉबी है और आपने कहा नहीं, तो आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति है जिसका थोड़ा भी मस्तिष्क का विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी हॉबी ज़रूर होगी। हाँ, ये होता है कि वो हॉबी बिखरी होती है, किसी का एक पे सेंटर्ड होता है, किसी का तीन चार चीज़ों में अच्छा लगाव, रुचि, इंटरेस्ट जो हॉबी का रूप ले लेती है वैसे होता है। और कुछ लोग मतलब वन पे सेंटर्ड होते हैं तो वो बताने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है कि हॉबी आपकी है बस। दूसरी बात इससे लिंक करेंगे तो बात समझ में आएगी कि आपके अंदर एक बेहद डर बना हुआ है कि ये हॉबी मैं बताऊं तो क्या प्रश्न वो पूछ दें, या कभी आपने इसको प्रश्न उत्तर लेवल पे अपने हॉबी को प्रिपेयर नहीं किया है तो वो डर आपके अंदर व्याप्त है। अब हम कुछ आंकड़े को लेते हैं। देखिए, हॉबी उतनी मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अभी तमाम बातों को बताने के बाद फिर भी आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा लास्ट तक, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हॉबी नहीं बताया था और उनका रिजल्ट भी हुआ है। बहुत ने हॉबी बताया है, उनका भी रिजल्ट हुआ है। हॉबी नहीं बताने वाले का नहीं भी हुआ है और बताने वाले का भी नहीं हुआ, दोनों मतलब एक बैलेंस है, सब जगह रिजल्ट है। आंकड़ों को लेते हैं, क्या है ये। एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जो 2022 में हुए थे, उसमें लगभग किसी सब्जेक्ट में 8, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 2-3 कैंडिडेट के बाद कोई कैंडिडेट जाता था, अपना इंट्रो देता था और उसी में वो बोल देता था कि मेरा सर ये हॉबी है, या इसमें मेरा इंटरेस्ट है, या ये मुझे करना पसंद है। आप समझ रहे हैं कि 10-12 के बाद कोई ऐसा बोले कि हॉबी, तो पैनल मेंबर को थोड़ा सा अलग लगता था, अजीब तो नहीं लेकिन अलग लगता था कि अच्छा, इन कैंडिडेट का हॉबी भी हो सकता है। फिर उस पर पूछते थे, उनको भी मज़ा आता था। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा 1-8% जो है ना, उनका पॉजिटिव मैसेज जाता है कि अच्छा, ये हॉबी पे भी काम करके आए हैं। लेकिन वो बात भी है कि नहीं बताने वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, तो नकारात्मक नहीं होना है कि अगर आप इसके लिए अभी तक कैपेबल नहीं हुए हैं तो आप ज़बरदस्ती लें, आप उसको करिए। अब आते हैं हम हॉबी कौन सी लें। एक तो ये है कि कई कैंडिडेट जाते हैं और सब बताने के बाद अपनी 2-3 हॉबी बता देते हैं। 2-3 आपको नहीं बताना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीसीएस और यूपीएचएससी में ये फ़र्क होता है। हम दोनों को लेते हैं फिर हम इस पे आते हैं। जैसे क्या होता है कि जब जीडीसी इंटरव्यू कराती है तो उसमें जो पहले आपका फॉर्म फिल कराया जाता है उसमें आपको ये सब डिटेल भी देना होता है। तो लगभग आपकी हॉबी के बारे में भी उनको आइडिया होता है पीसीएस वगैरह में कि आपकी ये हॉबी है, आपकी ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, ये नेगेटिव स्ट्रेंथ है, ये सब बातें उन्हें पता होती हैं। और वो इसके अनुसार प्रश्न भी कई मर्तबा वो तैयार रखते हैं कि हम इनसे ये पूछ लेंगे। जैसे कि जीडीसी के इंटरव्यू में हमारे यहाँ एक कैंडिडेट थे, प्रशांत जी। उन्होंने क्रिकेट को अपनी हॉबी फील किया था और उनसे जो प्रश्न पूछा गया कि हेलमेट लगाना क्रिकेट में कब शुरू हुआ। अब देखिए, वैसे तो लगेगा कि कितना मुश्किल प्रश्न पूछ दिया अगर आप इस क्षेत्र में तैयार नहीं है तो। लेकिन अगर किसी ने क्रिकेट भरा है और इतने बड़े लेवल का इंटरव्यू देने जा रहा है तो वो इन सब बातों को ज़रूर प्रिपेयर करेगा। हुक क्या है, पुश क्या है, क्रिकेट क्या है, फर्स्ट क्रिकेट, फर्स्ट टेस्ट मैच, बैट पतला कब हुआ, हेलमेट कब स्टार्ट हुआ, ये सभी चीज़ें मतलब एक बेसिक बात है। अगर एक आध प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फैक्चुअल वाले एरिया हो जाते हैं।
यूपीएचएससी में ऐसा कुछ फंडा नहीं होता है, कोई आपको हॉबी नहीं देनी है। पहले आप इंट्रो में फर्स्ट टाइम बताते हैं और उसी दौरान उन्हें पता चलता है कि इस कैंडिडेट का कोई हॉबी भी है। इसका मतलब है कि वो लगभग प्रश्न को नहीं तैयार किए हैं और बहुत गहरे कॉन्सेप्ट वो तत्काल में नहीं पूछने वाले हैं। अगर आप तैयार होकर के गए हैं तो उनके सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप हॉबी 2-3 ना बताएं। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 हॉबी बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि आपको गाना गाना पसंद है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, 3 आपने बताया। जो पैनल मेंबर हैं वो ऐसा नहीं कि पहले क्रम से पूछेंगे, उनमें से उनकी जिसमें नॉलेज या इंटरेस्ट होगा उससे वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने खुद उनको अनुमति दिया है कि इन तीनों में से आप कहीं से पूछिए, मैं बता दूंगा। तो मेरा मानना है कि जो सबसे स्ट्रांग है आप उसी को बताइए, क्योंकि 10-12 मिनट का इंटरव्यू होना है। तो ऐसा नहीं कि बारी बारी से वो तीनों आपका हॉबी पूछेंगे, आप किसी एक को रखें। जैसे गाना गाना पसंद है तो आप उसको रख सकते हैं। इसी हॉबी को लेकर के हम आगे थोड़ा सा 1-2 बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो हॉबी है, अगर वो एक ऐसा हॉबी होता है जो पैनल मेंबर की थकान मिटा सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके लिए फेवरेबल होता है। जैसे मान लीजिए कि गाना गाना, आपने हॉबी भरा गाना गाना, तो इसकी संभावना अधिक रहती है कि वो कह दे कि ठीक है आप गाना गा के सुनाइए। भाग्य खराब हो तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये गाना किस फिल्म का है, कौन लेखक है, कौन इसको बनाए थे, म्यूजिशियन कौन थे, etc। ऐसा आ सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि वो कह सकते हैं कि आप एक गाना गा के सुनाइए। और मान लीजिए कि आपने गाना सुना दिया तो बहुत फेवरेबल आपके लिए होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को पसंद करते हैं, उस ड्यूरेशन में एक एंटरटेन का काम करता है। गाने में भी थोड़ा सा बस एक पॉइंट और इसमें लेते हैं कि अगर आप गाते हैं तो गानों का सिलेक्शन ठीक से करें, कि पुराने गाने और नए गाने आप इनमें से सेलेक्ट करें तो पुराने ही सेलेक्ट करें, क्योंकि उसमें जो पैनल मेंबर हैं वो लगभग 60 के इर्द गिर्द हैं। और 60 के इर्द गिर्द का मतलब है कि वो पुराने मनोज कुमार देवानंद के टाइम की जो गाने थे उनको वो अच्छे से पसंद करते हैं। राज कपूर वगैरह आप उनको ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उनकी रुचि ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू आधुनिक गाने की, क्योंकि दोनों के लय में भी थोड़े से अंतर होते हैं। इस तरह से आप इसको जो है बना सकते हैं अपने उसको। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं कि आपको हॉबी में कुछ रखना चाहिए, तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा अगर बाकी चीज़ें ठीक रहीं तो। अब हम आते हैं एक दो आंकड़ों को लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कुछ अगर इससे सीख करके आप कुछ कर पाए तो फायदा हो। जैसे 80% कैंडिडेट का इंटरव्यू किस डायरेक्शन में होगा ये इंट्रो डिसाइड करता है। कुछ एक्सेप्शनल है, अलग बात है। जैसे मान लीजिए किसी में ऐसा होता है कि कैंडिडेट गया, जैसे चेयर पे बैठा तो उनसे पूछते हैं कि क्या पढ़ के आए हैं आज आप, तो फिर वो थोड़ा सरप्राइज होता है, फिर कहता है कि वही क्यों ना बता दे जो हमने डेमो के लिए प्रिपेयर किया, तो बता देता है। फिर वो कहता है कि नॉन स्टॉप हमें 3 मिनट बोर्ड पे पढ़ा कर दिखाई। टाइम की जब दिक्कत होती है तो 3 मिनट उसने पढ़ाया, अच्छा ठीक है, एक ये बताइए, ऐसे करके उनसे पूछा, ठीक है आप जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, मतलब हमें तैयार रहना हर एक एक्टिविटी के लिए। तो अगर सामान्य जो 10-12 मिनट के इंटरव्यू है, किसी कैंडिडेट का 15-20 मिनट जो जाते हैं, तो उसमें 80% कैंडिडेट का जो टाइम ड्यूरेशन या इंटरव्यू कहाँ जाएगा ये हमारा इंट्रो डिसाइड करता है। एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि आप अपने अंदर कुछ तोड़ मरोड़ करना चाहें अपने इंट्रो में तो वो कर सकते हैं। जैसे पिछली बार जब हम एडवर्टीजमेंट नंबर 50 कराए थे तो लगभग 20 कैंडिडेट ऐसे थे जो आउट ऑफ स्टेट से थे, और इस बार अभी हमारे पास आउट ऑफ स्टेट से 20 कैंडिडेट हो गए हैं। इसी में वेस्ट बंगाल से एक कैंडिडेट हैं होम साइंस से, जो अभी राइट नाउ यूनिसेफ में काम करती हैं। उनका इंट्रो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लंबा है, इतनी ज़्यादा
कह सकते हैं कि अचीवमेंट उसमें दिया हुआ है। कई स्टेट में उन्होंने काम किया है। यूनिसेफ आप समझ रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ काम कर रही हैं। सीएम की कई सारी जो एक तरह से गेट टुगेदर होता है उसमें वो पार्टिसिपेट की हैं। तो उनकी जो इंट्रो है वो इतना लेंदी और स्ट्रॉन्ग है कि हमने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हो सकता है कि पूरा इंटरव्यू उनका उनके इंट्रो पे ही चले, या बहुत ज़्यादा मूड बदला कि अरे कुछ पूछा नहीं इसके सब्जेक्ट से, तो आखिरी में 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये है क्या, या क्या आप पसंद करती हो, उसमें 2-3 आप बता दीजिए, ऐसा होगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इंट्रो पे उनकी ज़्यादा डिस्कशन हो। होम साइंस सब्जेक्ट है उनका। एक दो एक्सेप्शनल चीज़ों पे भी हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें आप ईयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। देखिए, ईयर को लेकर के बहुत डरने की बात नहीं है। कई लोगों में गैप होता है तो एकदम डरे सहमे होते हैं, क्या बोलें कैसे बोलें। ईयर के लिए अच्छे आंसर होते हैं कि आप वहाँ पर इसको फिट कर सकते हैं। उसमें भी ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें वैसे आप देखते हैं कि 4 वर्षीय 5 पंचवर्षीय योजना की तरह ये परीक्षाएं पूरी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर क्लेम नहीं होगा। उसमें भी जेंडर वाइज भी महिलाओं से थोड़ा सा मतलब कम इस पर ऑब्जेक्शन होते हैं, पुरुषों को थोड़ा 1-2 और लॉजिक तैयार करने होते हैं। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है कि गैप है आपका। फिर भी हम 1-2 पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आपका एग्जाम्पल है कि यदि आपका संस्कृत सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो आप वहाँ पर इंट्रो में ईयर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप संस्कृत में अपना परिचय दे रहे हैं तो महोदया वगैरह से स्टार्ट करके और फिर जो है आप अपने रिसर्च या रिसेंट जॉब तक आप जा सकते हैं। वहाँ पर चल सकता है विदाउट ईयर भी। वहाँ प्रश्न पूछने के कुछ और स्पेस होते हैं, पैनल आपसे वहाँ पर कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे। बाय द वे, अगर वो ईयर पूछ भी देते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए, ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। देखिए, एक और पॉइंट है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि नेट, जेआरएफ और पीएचडी, इन तीनों कैंडिडेट का इंट्रो तक का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा होता है। लेकिन जैसे इंट्रो खत्म होगा तीनों 3 डायरेक्शन में चले जाते हैं कि उनसे इस लाइन से पूछा जाएगा, रिसर्च है तो, जेआरएफ है तो इस लाइन से, नेट है तो ऐसे। मतलब वो एक लाइन है, वो सामान्यतः टूट जाती है, लेकिन फिर भी जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर वो किसी और डायरेक्शन में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयार रहेंगे। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग अपने इंट्रो तैयार करने के बाद और उस वे में तैयार रहते हैं तो फिर आप कंफर्टेबल होंगे। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अभी जो 4 सिटी में मॉक करा रहे हैं उसमें 3 मॉक रखने के पीछे का कारण यही है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो करीब करीब 12 से 20 के बीच में आपके प्रॉब्लम निकलते हैं पहले मॉक में। दूसरे में जब आते हैं तो आपको एक टारगेट रहता है जो आपको पूरा लिखवाया गया है, 12 से 20 ये प्रॉब्लम है, इसको आप प्लीज़ रिफॉर्म कर लीजिएगा नेक्स्ट में। तो आपका टारगेट रहेगा कि जब आप दूसरे में आए तो उनको दोहराए ना। वो चाहे गेट खोलने वाली बात हो, उसे शट डाउन करना हो, चेयर पे कैसे बैठना है, बोर्ड पे कैसे स्टैंड होना है, फिर इरेज करने में जो परमिशन होती है, टीच से पहले परमिशन होती है, ETC बहुत सारे स्टेप हैं। अगर आप उनमें से 12-20 के बीच में कितने भी प्रॉब्लम है तो आप उसको नेक्स्ट में 0 करने की कोशिश करिए। तीसरा मॉक इसलिए होता है कि हम एक बार देख सकें कि आप फुल फ्लैश तैयार हैं मेन इंटरव्यू के लिए, या उन 12 से 20 प्रॉब्लम में से कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत जटिल है, 2-3 आप तीसरे में भी रिपीट कर रहे हैं, तो कम से कम आपको सुधार करने का मौका मिले। इसलिए ये 3 रखा गया है जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक ठीक ठाक डेवलप कर सकें। बहुत से कैंडिडेट हैं, देखिए हमने क्या किया है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फ़ी इक्वल रखी है। और आप अच्छे से एक बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी कोचिंग सेंटर हो उसे ऑफलाइन के कंपेयर में ऑनलाइन में ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं देना होता है। लेकिन फिर भी मैं सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मॉक कम से कम आप ऑफलाइन ज़रूर दें, क्योंकि इसमें हम लगातार जो मई से अभी इंटरव्यू करा रहे हैं उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ऑनलाइन में जो समस्या निकलती है
वो लगभग 10 से 14 के बीच में हर कैंडिडेट की आती है एक पहले मूव में। वहीं जब आप ऑफलाइन में आते हैं तो ये 12 से 20 के बीच में आती है। तो एक दो चीज़ें, कॉन्फिडेंस, डर, वो गैप हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि कहीं आप जा रहे हैं और आयोग जैसा इंटरव्यू फील कर रहे हैं तो डर अलग काम करता है। और यदि आप घर पे बैठे अपने चेयर, अपने टेबल, अपने मोबाइल के सामने बोल रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग होता है। तो एक बार जो है आप इसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये लंबी चर्चा है और डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई फैक्ट फिगर सीधे काम नहीं करता है। इन फैक्ट फिगर के बेस पे हम अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा निखारते हैं, जिससे कि उस दिन के अकॉर्डिंग हम सही से प्रस्तुत हो सकें। तो अगर कुछ और दुविधा आपको आती है तो आप निश्चित तौर पे मैसेज या कॉल करेंगे और हम लोग उसका निदान भी करेंगे। यदि समय बचता है तो मैं कुछ और टिप्स पे ज़रूर बात करूँगा। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, आपकी कोऑपरेशन के लिए, सहयोग के लिए। थैंक यू।